हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग क्रैश कोर्स जो कि क्लास 10th के लिए मैं लेके आया था उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो आइए समय को बिना गंवाए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर सवाल क्या है कि विद्युत चुंबक को बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कि विद्युत चुंबक क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला बात यहाँ पर आपको ये आता है कि विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक क्या है तो याद रखिएगा दोस्तों, हम इसकी परिभाषा बस बता रहे हैं, लिखने में टाइम लगेगा और समय बर्बाद होगा। याद रखिए, विद्युत चुंबक क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं तो हम कहेंगे वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उस चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित की गई रहती है। हमारे पास याद रखिएगा एक ऐसा लोहा है, ठीक है। इस लोहे में जैसे हम विद्युत धारा का प्रवाह कराएं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह कराने पर क्या होगा ना कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे दोस्तों? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या है सवाल कि विद्युत चुंबक क्या है। तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें धारा का प्रवाह रहता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। अब सिंपल सा सवाल है, इसी में आपको पढ़ना था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी में आपको पढ़ना है किसके बारे में? परिनालिका के बारे में। परिनालिका आप जानते हैं क्या होता है, चुंबक क्या होता है आप जानते हैं। चुंबक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा कह सकते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण तथा दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। याद रखिए, चुंबक क्या है? चुंबक ऐसा पदार्थ है जिसमें आकर्षण, प्रतिकर्षण और दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। इतना ध्यान रखिए। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, तो चुंबक जो होती है, आगे आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि चुंबक जो होता है प्राकृतिक रूप में मिलता है और कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। तो कृत्रिम रूप से जो होता है वो हार्ड होता है, यानी कि कड़ा होता है, कठोर होता है। लेकिन प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो क्या होता है? कमजोर होता है, भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, पीटने पर टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना कि वहाँ पर उस चुंबक को, जो चुंबक आपको तैयार किए जाते हैं उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जो मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो आगे यहाँ पर क्या है कि अपने पास तो प्राकृतिक चुंबक बनाने के लिए हम किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर नरम लोहे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहे का। याद रखिएगा, नरम लोहे का क्रूड बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जब तैयार किया जाता है ना, तो एक परिनालिका होती है, परिनालिका। ठीक है, तो इस परिनालिका में क्या होती है दोस्तों कि चालक तार को सर्पिलाकार रूप में इस प्रकार लपेटा जाता है कि चालक तार के फेड़े एक दूसरे से अलग अगल बगल किंतु पास हो, एक दूसरे से अगल बगल और क्या हो? पास हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था ही परिनालिका कहलाती है। चालक तार को सर्पिलाकार रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि चालक तार के फेरे एक दूसरे से अगल बगल तथा पास में स्थित हो, इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। और इसमें ना यहाँ पर एक क्रोड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? क्रोड। क्या लगाया जाता है? क्रोड। और ये जो क्रोड है ना, यही क्रोड किसका होता है? नरम लोहे का। यही क्रोड किसका होता है? नरम लोहे का। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो नरम लोहे का उपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। चुंबकित और विचुंबकित का मतलब ये है कि आसानी से उसमें चुंबकत्व का गुण ला सकते हैं और आसानी से उसमें से चुंबकत्व का गुण को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह होती है। सिंपली हम आपको पिछले 2 वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या
कि जो घरों में हमारी बिजली पहुंचती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। तो इसका जवाब हमारा सीधा सा है, इसमें हम टाइम नहीं गंवाएंगे। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली धारा होती है। अगले सवाल पर आए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में। याद रखिएगा कि ये रहा अपना सामान्य नेत्र। ये क्या रहा दोस्तों? सामान्य नेत्र। याद रखिएगा इस सामान्य नेत्र में ऐसा आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये है आपको नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस। ये है नेत्र लेंस, ठीक है। इसके अगर हम पार्ट करें ना तो पार्ट बहुत सारे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है पीछे ये वाला ये होता है रेटिना। तो इसमें खास बात ये है कि जो भी प्रकाश यहाँ से जाता है ना, इस प्रकाश को यह कहाँ पर इकट्ठा करते हैं? रेटिना पर। और जहाँ पर प्रकाश की बिंदुएं आपस में जाकर मिलती हैं वहीं पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब की परिभाषा हम पढ़े हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से या लेंस से परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर मिलती है तो प्रतिबिंब बनेगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है ना उसका नाम क्या है? रेटिना। और रेटिना पर खास बात यह है कि यहाँ पर जो बना प्रतिबिंब होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इस पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टा और कैसा होता है? वास्तविक। हम इसमें बताएं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कोरायड है जिसको रक्तक पटल कहते हैं। फिर है श्वेत पटल को हम लोग स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। फिर है आपको नेत्र लेंस जो उत्तल लेंस की तरह होता है। फिर है आपको पुतली। फिर है आपको परितारिका। फिर है आपको अंध बिंदु। फिर है आपको पित्त बिंदु। फिर है आपको टैपिटम लूसिडम। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप कमेंट करते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए तो मैं उस पर वीडियो बना के उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के जिस भाग पर बनता है, माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पर जवाब होगा वो क्या है? रेटिना। वो क्या है? रेटिना। और रेटिना को याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में लिखता है इसको दृष्टि पटल। क्या कहता है? दृष्टि पटल। अच्छा, ये जो है ना इसका जवाब होगा आपको कितना? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होती है। देखिए स्वस्थ आंख जो होता है ना, इसमें दूर बिंदु और निकट बिंदु करके दो सवाल पूछता है। दूर बिंदु मतलब, कहने का मतलब ये है कि मानव नेत्र अधिकतम जितनी दूर तक की वस्तु को देख सकता है उसको हम दूर बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र जितने पास की वस्तु को देख सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के क्षेत्र को दृष्टि पड़ास कहते हैं। याद रखिएगा दो चीज़ होता है, एक होता है दूर बिंदु और एक होता है निकट बिंदु। तो निकट बिंदु का मतलब होता है कि जितने समीप की वस्तु हम देख सकें। दूर बिंदु का मतलब है जितने दूर की वस्तु हम देख सकें, ठीक है। जितने दूर तक की वस्तु को देख सके उसे दूर बिंदु कहते हैं। जितने पास की वस्तु को देख सके उसे निकट बिंदु कहते हैं। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे रेंज ऑफ विजन या दृष्टि पड़ास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। याद रखिएगा इसे दृष्टि पड़ास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पड़ास। रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना सवाल है कि दूर बिंदु क्या होती है। तो याद रखिएगा कि जो दूर बिंदु होती है ना स्वस्थ आँख की, वो होती है अनंत। और जो निकट बिंदु होती है ना वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा अनंत होती है दूर बिंदु और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। तो अपने इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होती है। तो इसका जवाब होगा क्या? अनंत। क्या होगा? अनंत। कोई दिक्कत? बोलिए। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये क्या होता है आइए पहले समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, इसको मैं रब करूंगा दोस्तों। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। इसकी खोज जो किया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज, इसकी खोज किए थे फैराड। कौन किए थे?
सॉरी फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। इसने क्या किया था, देखिए, अगर हम आपको एक चुंबक दे दें, क्या दे दें हम? एक चुंबक दे दें। ये आपको हम एक चुंबक दे दिए, ठीक है, और इस चुंबक में हम आपसे कहें कि एक कील जोड़ दीजिए, तो आप कील जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे नहीं मतलब चिपका लेंगे। अब फिर हम देखेंगे कि ये जो चुंबक है, चुंबक जो कील को सटाए हुए है, आकर्षित किए हुए है, यहाँ पर अगर हम और छोटे से कील को हम अगर रखते हैं, कील को, तो हम ये देखते हैं कि ये जो लोहा है, यह लोहा इस लोहे की छोटी सी कील को भी उठा ले रहा है। आप देखें, बात को समझें। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक चुंबक है, ये लोहे की कील है और चुंबक लोहे की कील से सटा हुआ है। अब ये लोहा का कील इस लोहे की कील को उठा रहा है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये चुंबक है, इस चुंबक से प्रभावित हुआ कौन? ये कील, और इस कील में भी इस चुंबक का गुण आ गया, जिसके कारण यह चुंबक भी, सॉरी, यह लोहा भी या कील भी दूसरे किसी कील को उठा ले रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इस चुंबक से प्रेरित होकर ये काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है, तो किसका काम कर रहा है? चुंबक का काम कर रहा है। तो इसी चीज को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जिसमें किसी चुंबक के प्रभाव से किसी चुंबकीय पदार्थ पर, चुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं? वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है। ये जो कील है, कील एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। कील क्या है? एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, कॉपर बोल रहा है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये सारे जो है चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं ना, कि चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो सिंपल से समझ लीजिए कि वैसी परिघटना या वैसी घटना जिसमें किसी चुंबक के प्रभाव से चुंबकीय पदार्थ चुंबक का गुण दिखाने लगता है। वैसा प्रभाव या वैसी परिघटना जिसमें कोई चुंबक के प्रभाव से कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबक की भांति या चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, इस परिघटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार हम यहाँ पर चुंबक लिए हैं ना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है कि वहाँ पर विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में हम क्रोड को घुमाते हैं, ठीक है। अब क्रोड क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, ये आप अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि आर्मेचर क्या होता है, क्रोड क्या होता है, परिनालिका क्या होती है, फिर उसमें एसी डीसी करंट क्या होता है, ये सब हम बता देंगे। ये बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये अपना चुंबक है, ये अपना लोहे का कील है। ये लोहा का कील अगर नॉर्मली देखें, अगर हम चुंबक को हटा दें तो चुंबक को हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, नहीं चिपकाएगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर चुंबक को ला दें और चुंबक से इसको चिपका दे दोस्तों, तो ये चुंबक लोहे से चिपका हुआ है और ये लोहा फिर इस कील को क्या कर लेगा, स्पर्श कर लेगा, यानी कि सटा लेगा। इसका मतलब ये है कि चुंबक के आने से इसमें चुंबकीय गुण आता है, चुंबक को हटाने से इसमें से चुंबकीय गुण हट जाता है। इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, इसी परिघटना के आधार पर ही किसके बारे में पता लगाया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत धारा प्रवाह कराने पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, प्रेरण की घटना होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरण की घटना, प्रेरण मतलब घूमना, प्रेरण मतलब घूमना। अच्छा, इस चीज़ को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये तो हम आपको प्रेरण समझाएं कि प्रेरणा क्या होती है, कि किसी के प्रभाव से कोई चीज़ प्रभावित हो जाता है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है ना, कि आपको एक चुंबक लेना है और चुंबक को यहाँ पर छिद्र कर देना है और छिद्र करके रख देना है। यहाँ पर है नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ। जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो क्या होगा कि जैसे ही आपको यहाँ पर धारा प्रवाहित होगा तो इधर होगा नॉर्थ उत्पन्न होगा, ठीक है। आपको अब इसमें धारा नहीं प्रवाहित करना है, इसमें करना है। तो जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको क्या होगा, इधर नॉर्थ उत्पन्न होगा और इधर साउथ उत्पन्न होगा। तो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो या तो इस दिशा में भागेगा या तो इस दिशा में भागेगा। तो ये जो घूम रहा है ना विद्युत धारा के प्रभाव के कारण, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ये मूव करेगा, घूमेगा। इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अगर नहीं समझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। CO3 में यहाँ पर सॉलिड है, ऊष्मा दिया गया है और ये CaO प्लस CO2 में टूट गया है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर जब टूटने की क्रिया होती है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या कहते हैं अपघटन अभिक्रिया।
वियोजन या क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अब ये क्या होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने पर छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण होता है या तत्वों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और एक होती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। एक होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, एक होती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया तब संपन्न होती है जब हम ऊष्मा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊष्मा दिया गया है, तो यह एक प्रकार की ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है। अब अपने पास मान लीजिए कि नेत्र है, नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अब क्या होता है ना कि ये अपना नेत्र है, अभी कुछ समय पहले इसके बारे में बताए थे हम, और ये है अपना रेटिना। देखिए किन्हीं कारणों से ये जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है और किसी कारण में यह प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। समझिएगा, किसी कारण में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, किसी कारण में प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है जिसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाए और रेटिना से दूर बने, तो इस स्थिति को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें नेत्र सामान्य रूप से काम करने की अपेक्षा अगर हम बात करें दृष्टि दोष की, तो दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष हम कह सकते हैं एक ऐसा विकार है, मानव नेत्र में उत्पन्न एक ऐसा विकार है जिसमें मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। या तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है या तो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। क्या है? दृष्टि दोष एक ऐसा विकार है जिसमें मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनने की क्षमता, रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की क्षमता खत्म हो जाती है, या तो पहले बन जाती है रेटिना से या तो रेटिना से बाद बन जाती है। इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। और सवाल है दोस्तों आपके पास कि वह नेत्र जिसमें निकट स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई न देता हो, उस दोष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आइए हम आपको दो चीज समझाते हैं। एक है निकट दृष्टि दोष, एक है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। एक है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट और दूर याद रखिएगा दोस्तों। अपने पास निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में दो चीज है। इन दोनों में देखिए हम दूर और निकट लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम दूर और निकट लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ देखना होगा हमें, वो तो या तो दूर से देखना होगा या तो पास से देखना होगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो चीज़ इस निकट दृष्टि दोष में जो चीज़ इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? निकट। तो निकट इसमें दिखता है, दूर इसमें नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष लिखा हुआ है जो, इसमें हमें क्या दिख रहा है? दूर। तो दूर दिख रहा है तो हमें दूर दिखेगा, निकट दिखाई नहीं देगा। बात को समझिए, निकट दृष्टि दोष लिखे हुए हैं, हमें कोई भी चीज़ देखना है, या तो पास की देखना है या तो दूर की देखना है। तो पास को देखना है तो निकट कहेंगे, दूर को देखना है तो दूर कहेंगे। पास को देखना है तो निकट कहेंगे, दूर को देखना है तो दूर कहेंगे। अब दोष दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। इसके बाद इसमें एक और होता है अबिंदुकता, इसके बाद इसमें एक और होता है जिसको हम कहते हैं जड़ा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। चार प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, आपकी किताब में तीन ही प्रकार के दिए गए हैं, हम बताएंगे कभी। चलिए देखिए, तो इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो चीज़ इस सवाल में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? निकट। तो निकट दिख रहा है मतलब इसमें हमें निकट दिखाई देगा, दूर दिखाई नहीं देगा। इस सवाल में क्या है, दूर दृष्टि दोष में दूर है, तो दूर में मतलब हमें दूर दिखेगा, निकट दिखाई नहीं देगा। अब देखो अपने पास सवाल क्या है दोस्तों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, कौन सा दोष कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा अपने पास दूर दृष्टि दोष। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। तो बस यहीं पर बात क्लियर नहीं हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट 1 2 3 अक्षर है, ऐसा आप मानिए कि इसमें कितने अक्षर है? 3। तो हमें अवतल में 1 2 3 4, इसमें 4 अक्षर है। तो याद रखिएगा आप 3 4 करके याद कर सकते हैं। अच्छा, दूर में कै गो अक्षर है? 1 2 गो है ना, दूर में 2 गो है अक्षर, तो हमारा उत्तल लेंस होगा। यहाँ पर उत्तल में कितने हैं? 1 2 3। तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं 3 4 2 3, 3 4 2 3, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आगे आते हैं,
शाक सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखना दोस्तों, एक चीज जो यहाँ पर क्लियर कर दे रहा है वो है विघटित। जब विघटित क्लियर कर देना तो आप सीधा सा समझिए कि विघटित मतलब टूट रहा है, और टूटने वाली अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, जो कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हम इसके बारे में अच्छे से बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन के मान को देता है? अब पीएच का कौन सा मान, अगर हम बात करें दोस्तों पीएच स्केल की, तो सबसे पहले पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल होता है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। याद रखिएगा, पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल होता है जो किसी अम्ल या क्षार की क्षारीयता को, जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। याद रखिएगा दोस्तों, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक उसमें अंकित होते हैं। याद रखिएगा। अब इसमें समझना यह है दोस्तों कि हम इधर आते हैं और इधर जाते हैं। इधर आएंगे ना तो अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है? अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। और इधर जाते हैं ना तो क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्षारीयता बढ़ती है। याद रखिएगा, मतलब 7 के बाद ये 8, 9, 10, 11, 12, 13। याद रखिएगा, 8 वाला कम क्षारीय होगा, 14 वाला ज़्यादा क्षारीय होगा। इसमें अम्लीय की बात करें तो 7 तो उदासीन होता है। 7 पर क्या होता है? उदासीन। 7 पर क्या होता है? उदासीन। ना अम्ल मिलेगा ना क्षार। देखो 6 वाला कम अम्लीय होगा और 1 वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। 6 वाला कम अम्लीय होगा, 1 वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। इधर बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ती है, उधर बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल, तो पीएच स्केल का कौन सा मान क्षारक विलयन को प्रदर्शित करता है? तो हम लिख देंगे कितने से कितना? 8 से लेकर 14 तक जो है यह क्षारीयता को बताता है। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? अधातु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अधातु की। तो कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में। तो हम यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट बताएंगे, वो पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा यहीं पर ही। याद रखिए कि वो पॉइंट क्या क्या है। तो ये है अपने पास कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर अधातु पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अधातु ही है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली अधातु, द्रव अवस्था वाली अधातु, तो ये अधातु द्रव अवस्था वाली है। और यहाँ पर द्रव अवस्था वाली, यहाँ पर धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, जो धातु है ना वो धातु है आपको पारा, जिसको Hg कहते हैं, पारा कहते हैं, हाइड्राजाइरम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और अधातु जो है ना उसका नाम है ब्रोमीन। उसका नाम क्या है? ब्रोमीन, जिसको Br से संकेत में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन से बनता है दोस्तों, सीसा और टीन से बनता है सोल्डर। क्या बनता है दोस्तों? सोल्डर। क्या बनता है? सोल्डर। सोल्डर बनता है सीसा और टीन से, सोल्डर, जिसको टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका। चलिए दिखाते हैं सीसा और टीन से क्या बनता है। सोल्डर बनता है। अच्छा, तो सोल्डर सीसा और टीन के मिश्र धातु से बनता है। तो मिश्र धातु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण से बनाए गए पदार्थ मिश्र धातु कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु या अधातुओं के समांग मिश्रण से बनाए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्र धातु कहलाते हैं। सिंपल रखिए। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? अब आते हैं, देखिए ये अपने पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 6 नंबर का तत्व है, 8 नंबर का तत्व है। द्रव्यमान इसका 16 है, ठीक है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, तो इसके 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और संयोजकता की बात करें इसकी, तो इसकी संयोजकता होती है, संयोजकता बराबर 8 - 6 बराबर कितना होगा? 2।
इसका मतलब ये है अब कि यहाँ पर कहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, तो ये रहा ऑक्सीजन 1, ये रहा ऑक्सीजन 1 और ये रहा ऑक्सीजन 1। अब 2 परमाणुओं के बीच, अच्छा इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दीजिए इसका, और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दीजिए। 2 हो गया, 2 इसका हो गया। अब बच गए कितने? 6 में से 4 बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 1 2 इसका भी 6 करेंगे, 1 2 हुआ, 3 4 5 6 कर दिए 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम बोलते हैं आपसे कि एक एक बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और बॉन्ड लगाने से फ़ायदा क्या होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस। जब आप इसको ऐसे मिला दें, जब आप इसको ऐसे मिला दें तो ये अपने अष्टक को पूरा कर लिया, 4 और 4 8, ये भी अपने अष्टक को पूरा कर लिया, 2 2 4 2 6 और 2 8, अष्टक को पूरा कर लिया। अब यहाँ पर इसको हम बंधन के रूप में दिखाएं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये मिलके बन गया एक बंधन, ये मिलके बन गया 2 बंधन। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो द्विआबंध। क्या होते हैं? द्विआबंध, जिसको डबल बॉन्ड कहते हैं। आगे कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कवक में मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है, मृतोपजीवी। इसका मतलब ये है ना कि कवक जो होता है वह अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करता है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है? तो डायलिसिस थैली जो होती है ना, वो होती है नेफ्रॉन। वो क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली का मतलब ये है ना, सबसे पहले डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस हम कह सकते हैं एक प्रकार की कृत्रिम तरीका है जिसमें किडनी जो होती है, जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, माफ़ कीजिएगा, ब्लड को छानती है, ब्लड में जो यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, इसकी मात्रा को छानती है और मूत्र के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है, याद रखिएगा। तो वो काम किडनी करती है। लेकिन डायलिसिस यह एक प्रकार का हम कह सकते हैं कृत्रिम तरीके से बनाया गया ब्रिक होता है, कृत्रिम ब्रिक होता है। इसी को हम जब मानव के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, यूरिया, इन सब की मात्रा को छानते हैं तो उसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। तो सवाल पूछा है आपसे कि मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो डायलिसिस थैली का क्या नाम है ये पूछ रहा है, तो उसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की इकाई होती है। अगला है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे जितने भी होते हैं ना, उसमें लैंगिक जनन की क्रिया जो होती है वो पुष्प के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? पुष्प के द्वारा होती है। हम समझाते हैं कि ये है क्या। इसके पहले यहाँ पर ये सवाल हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ जैव अपघटक कहलाते हैं। जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव अपघटक कहलाते हैं। हाँ ठीक है, चलो देखो, इस पर डाउट है दोस्तों, इसको देख लेना। चलिए देखते हैं पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। अगर हम देखें पुष्पी पौधा दोस्तों, इसको अगर हम देखें, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, ताकि मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा। अगर कोई त्रुटि वगैरह हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसके लिए, इस सवाल के लिए छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ अभी, ठीक है, और उसको भी अपलोड कर दूंगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा पुष्पी पौधे के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।